नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका पेपर जो था वो 21 जुलाई को सीरीज सेट का जो पेपर हुआ है, उस पेपर की हम लोग अभी एनालिसिस करने वाले हैं। हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे पेपर फर्स्ट से। उसके बाद पेपर सेकेंड इंग्लिश की भी हम लोग वहाँ पर आंसर की डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर फर्स्ट के बारे में, किस तरीके से आपका पेपर फर्स्ट का पूरा वहाँ पर क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था। तो अगर आप लोगों ने मेरी मैराथन वाली वीडियो देखी होगी तो उन वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। और लास्ट वाला वीडियो जो मैंने बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, उनका आपको देख के जाना है। वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा ये पहला क्वेश्चन यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है कि नीचे शिक्षार्थियों की कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध हैं, उनमें से कुछ विशेषताओं की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षण में मदद करती है। तो इसमें आप लोगों को देखना है कि इफेक्टिव आपका जो टीचिंग है वो कौन कौन से आपके पॉइंट्स है जो उसको हेल्प करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहला ऑप्शन जो है शिक्षक के प्रति शिक्षार्थी का सम्मान, ये आपका सही है। दूसरा आपका ऑप्शन देखते हैं यहाँ से, शिक्षार्थी की मानसिक क्षमता का स्तर, ये भी आपका सही है। इसका पिछला अनुभव भी काम आता है। चौथा है संबंध के प्रति शिक्षार्थी की रुचि का स्तर, ये भी आपका सही है। शिक्षार्थी का पारस्परिक संबंध स्तर, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विशेषताओं की बात कर रहा है। उसके बाद ये समाज के बारे में दृष्टिकोण, ये भी नहीं है। तो मतलब 1, 2 और 3 और 4, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, ऑप्शन सी जो होगा यहाँ से वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है, एक सेकेंड, यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ये बोला गया है कि नीचे लिखे गए दावा ए, और मतलब इसका बोला गया है कि असर्शन और रीज़न जो है वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिखाना है कि क्या क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत। तो पहला आप लोग देखेंगे यहाँ पर, रचनात्मक शिक्षा सीखने की प्रक्रिया को तेज करती है, सही बात है। फॉर्मेटिव यहाँ पर लर्निंग की बात की गई है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। दूसरा बोला गया है कि आपका योगात्मक मूल्यांकन के विपरीत रचनात्मक मूल्यांकन अत्यधिक विश्वसनीय है। यहाँ पर रिलायबिलिटी की बात की गई है, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन जो अपने आप में सही है और यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन भी अपने आप में सही है यही। लेकिन जब आप लोग टीचिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर आप लोग समेटिव इवैल्यूएशन लास्ट में करते ही हैं कि लास्ट में क्या आपको रिजल्ट देखने को मिला। तो ये ऑप्शन आपका मतलब रीज़न जो है ये आपका गलत है, लेकिन एसर्शन सही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है कि दावा ए सही है, लेकिन आर यहाँ पर गलत है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि ये आपका जो है मैच द फॉलोइंग, सही जोड़ी मिलान करिए। तो इसमें आप लोग देखे होंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है, जो कि है कि स्मृति स्तर जो है वो हर्बर्ट ने दिया था, ये बिल्कुल सही बात है। बोध स्तर मॉरिसन ने दिया था और चिंतन स्तर हंट ने दिया था। मतलब सीक्वेंस यहाँ पर किसी भी तरीके से आपको चेंज नहीं करना था। ऑप्शन ए जो है यहाँ से ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम लोग यहाँ से। तो इसमें बोला यह गया है कि चूंकि सीखना एक निरंतर है और एक शिक्षक को बेहतर पढ़ाने के लिए छात्रों को दिमाग या फिर बुद्धि के स्तर के अनुसार पढ़ाना शुरू करना चाहिए, इसे कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें स्पष्टता का सिद्धांत बोला गया है, एसोसिएशन का सिद्धांत बोला गया है, या आपका प्रक्रिया सक्रिय प्रक्रिया का सिद्धांत बोला गया है, या फिर एकाधिक एक्सपोजर का सिद्धांत। तो यहाँ से आप लोग देख पाएंगे कि क्लियर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यदि आप लोग मतलब एक शिक्षक जो है वो बेहतरीन तरीके से वहाँ पर पढ़ाना चाहता है तो वो उससे एसोसिएट करेगा। मतलब किस तरीके से वहाँ पर एसोसिएशन होगा, उसी तरीके से वहाँ पर जो टीचर जो है वहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट करेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। तो इसमें कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान करने हेतु निम्न में से किसका उपयोग शिक्षक करेगा। मतलब एक टीचर जो होता है वो विभिन्न व्यक्तिगत आपका जो विभिन्नता होती है उसके लिए आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर फॉर्मेटिव वैल्यूएशन का वो यूज़ करता है। जिसे आप लोग जान सकते हैं कि इसमें आप लोगों का प्रॉब्लम फॉर्म होता है, मतलब प्रॉब्लम को आप लोग वहाँ पर फाइंड करते हैं। तो किस तरीके से आप लोग जान सकते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आप लोग देखिए ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोग देखेंगे लेख लेखन के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित करिए। अब यहाँ पर आप लोग देखिए किस तरीके से अगर आप लोग लेख लेखन करते हैं, मतलब आपका जो है आर्टिकल राइटिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका मैं क्रम इसमें बताऊं तो सबसे पहले आप लोग करते हैं यहाँ पर विषय वस्तु का चयन, तो ये फर्स्ट आ जाएगा। तो B5 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहले में 5 है और
बी में 5 है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा, हम लोग क्या करते हैं कि अनुसंधान करें और जानकारी एकत्र करें। यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा ये। तो यहाँ से इन दोनों को देखने के बाद आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर किसी अनुसंधान चक्र को सही क्रम में, अब आप लोग देखिए कि रिसर्च साइकिल जो होता है उसको किस तरीके से आप लोग कंप्लीट कराते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड की थी, तो मैंने बताया था कि आपका रिसर्च का टाइप, रिसर्च के आपका सीक्वेंस, आर्टिकल राइटिंग, ये किस तरीके से आपसे पूछी जाएंगी। मतलब जितने टॉपिक्स मैंने वहाँ पर बताए थे वो सारे टॉपिक्स आपके इस वाले पेपर में देखने को मिले हैं, चाहे वो APSLE हो, MLA फॉर्मेट हो। तो यहाँ पर इसका सबसे यहाँ पर एक्यूरेट जो आंसर होगा वो ये होगा कि आपका साहित्य समीक्षा पहले करेंगे, फिर आप लोग हाइपोथेसिस करेंगे, मतलब परिकल्पना निर्माण। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वहाँ से आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है कि APSLE में शोध पत्र के शीर्षक पृष्ठ पर एक रनिंग हेड को शामिल करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही। रनिंग हेड यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर लेखक का नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर 2 सेट दिए गए हैं, इसमें आप लोगों को बताना है कि इसका किस तरीके से आपका मैच करेगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि विश्वसनीयता, स्थिर सुसंगतता, भरोसेमंद, वैधता, अंतर ज्ञान, निष्पक्षता। तो इसमें आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीके से है कि आपका ए जो है आपका विश्वसनीयता, ये डायरेक्ट आपका रिलेट करता है स्थिर और सुसंगतता से, ये वाला ऑप्शन। उसके बाद जो है आपका बी, वैधता जो होती है, वैलिडिटी, वो आपका ये आयाम को मापने की इकाई होती है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे सी जो है अंतर्ज्ञान, ये आपका थर्ड को जाएगा, ये पूर्वाग्रह से जुड़ा हुआ होता है अंतर्ज्ञान। तो अब यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ए का 4, बी का 1 और सी का 3। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ से आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 9 वाला क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्या है आपका, तो 10वां आपका क्वेश्चन ये है कि इसमें आप लोगों को देना है ICT के क्रम के अनुसार आपका डिजिटल डेटा आपका जो होता है हैंडलिंग वो किस तरीके से होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है, सबसे पहले आप लोग डेटा एंट्री करते हैं, फिर उसका क्लींजिंग करेंगे, फिर डेटा का वैलिडेशन होगा, उसके बाद आप लोग उसमें डेटा का एनालिसिस करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से हमारे अगले टॉपिक, मतलब अगला यूनिट जो हमारा स्टार्ट होगा उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये संज्ञानात्मक क्षमता से क्या अभिप्राय है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ये पैसेज का जो है, इसमें आप लोगों को मैं आंसर बता देता हूँ। संज्ञानात्मक क्षमता का विकास क्या होता है, तो ये आपका होता है एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, ये आपका हो सकता है पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, बोलने की क्षमता, मतलब क्षमता से अभिप्राय क्या होता है आपका रिकॉग्निशन से होता है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ से आपका शिक्षण शास्त्री प्रारंभिक शिक्षा, एक सेकेंड, शिक्षा शास्त्री प्रारंभिक शिक्षा के लिए मातृभाषा का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम इसलिए मानते हैं क्योंकि मातृभाषा संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। ये प्रत्येक भाषा की दृष्टि से क्या तात्पर्य होता है आपका, समूचे विश्व का ज्ञान, संकीर्ण दृष्टि, व्यापक दृष्टि, विश्व के देखने का नजरिया। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में से यहाँ पर आपका एक ऑप्शन हो सकता है, आप लोग इसको देख लेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, भाषाओं में समानता का तात्पर्य क्या है। तो आपका लेक्सिकल है, शब्दगत होता है भाषाओं में समानता। अब यहाँ पर देखें कि अनुवाद भिन्न भिन्न भाषाओं में निहित जिस समानता संभव होता है उसे हम कहते हैं इससे, ये आपका होता है अर्थगत, ये आपका होता है अर्थगत। इस लोग आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान वहाँ पर देंगे। ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि इसके बाद हमारा जो चौथा यूनिट है कम्युनिकेशन का, उसके ऊपर कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हुआ होगा क्योंकि इसमें आपका जो है ये इंग्लिश का वर्जन दिया गया है खाली, इसमें आपको जो है हिंदी का क्वेश्चन नहीं दिया गया है। तो ये बहुत ही थोड़ा सा वहाँ पर आपका इम्पैक्ट डालेगा रिजल्ट के ऊपर भी। लेकिन देखते हैं कि आपका व्यापम कौन सा इसमें स्टेप्स लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना होगा कि किस तरीके से आपका कम्युनिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो किस तरीके से कंप्लीट कराया जाता है। तो सबसे पहले आपका आइडिएशन होता है, आइडिएशन आप लोग करेंगे। तो आइडिएशन यहाँ पर आपका ये सी और डी में है। उसके बाद आप लोग देखते हैं कि उसके बाद आप लोग करेंगे उसमें मैसेज को एनकोड। तो मैसेज को एनकोड करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद एनकोड करने के बाद उसे आप लोग ट्रांसमिशन करेंगे, ई हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा बी, डिकोड करेंगे और ए वहाँ पर फीडबैक लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वहाँ से ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन क्या बोलता है आपका कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट बोला है इन अपवर्ड कम्युनिकेशन द एम्प्लॉय टेंड्स टू हाईलाइट देयर अकॉम्प्लिशमेंट एंड डाउन प्ले देयर मिस्टेक्स। तो ये आपका बोला गया है
तो पूरी तरीके से आपको यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा आपको इंग्लिश नहीं आती होगी उसमें आप लोग थोड़ा सा फंस गए होंगे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो है ये आपका करेक्ट बोला गया है। दूसरा क्या बोला गया है कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन टेंड्स टू बी इग्नोर्ड और डिस्गाइज्ड, ये भी आपका सही है। अपवर्ड कम्युनिकेशन अकर्स फार लेस फ्रीक्वेंटली, ये भी आपका यहाँ से सही है। लेकिन इसमें क्या बोला गया है ऑप्शन नंबर 4 में कि अपवर्ड कम्युनिकेशन कंप्राइजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ये आपका डायरेक्टिव, ये आपका ऑप्शन जो है 4 गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 यहाँ पर ये आपके सही हैं। अब हम लोग देखेंगे हमारा 18वां क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशंस। नॉन वर्बल सिग्नल्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये आपका एकदम आपका जो है सही बोला गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, सॉरी ये वाला ऑप्शन जो है ये आपका गलत है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, हैंडशेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबलिमिनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। हैंडशेक जो है आपका ये एक पार्ट ऑफ होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। फीडबैक इज इनकॉन्सिक्वेंशनल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये भी आपका जो है ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट कल्चर नॉर्म्स आर एंड वैल्यूज डू अफेक्ट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये आपका भी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये पूरी तरीके से वहाँ पर गलत है। इसमें क्या बोला गया है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट बोला गया है, तो ये दोनों आपके अप्रोप्रिएट वहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे हमारा 19 क्वेश्चन क्या कहता है, विच टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इज मोस्ट स्प्रेड थ्रू ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में बात करते हैं। तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन की मैं बात करूं अगर, तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो कम्युनिकेशन का जो आपका प्रोसेस होता है उसमें आपका ऑफिशियल तो नहीं होता ये, क्योंकि आपका अनऑफिशियल आपका होता है, इनफॉर्मल होता है सॉरी। उसके बाद फॉर्मल प्रोजेक्ट भी नहीं होगा, टेक्निकल डेटा भी नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है पर्सनल न्यूज़ एंड र्यूमर्स होता है, जिसमें आप लोग अपने स्टाफ या फिर अपने जो भी कोलीग हैं उनके साथ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर पर्सनल वहाँ पर इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अब हम लोग यहाँ पर 20 की बात करते हैं। इनमें आपका बोला गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशंस। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही। अ कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ सिंबल इज नॉट रिक्वायर्ड, ये आपका जो है यहाँ से इसमें थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ये आपका कम्युनिकेशन में सिंबल जो है वो आपका रिक्वायर्ड होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत। उसके बाद बोला गया है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज द क्रिएशन ऑफ शेयर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग, यस ये आपका सही है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो है कम्युनिकेशन का जो आपका यूनिट है वो यहाँ से कंप्लीट होता है। इसमें अब देखना होगा कि व्यापम किस तरीके से इसमें अपना जो स्टेप लेगा, क्योंकि हिंदी और बाकी मतलब जो इंग्लिश का जो भी वर्जन है उसमें भी इसमें थोड़ी दिक्कत आती, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको तर्क लगाना था, अपना लॉजिक वहाँ पर लगाना था। इसमें ऐसा नहीं था कि आपके 1 वर्ड के क्वेश्चन हैं तो उसको आप लोग डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ के भी आप लोग आंसर कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इन 5 क्वेश्चन में आप लोग को हुई होगी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में बोला यह गया है कि एक कुर्सी को 400 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 20% की हानि होती है। यहाँ पर आप लोगों को मैं इसका शॉर्टकट बताऊं तो यहाँ पर 20% की हानि होती है बोला गया है, तो यहाँ पर 400 रुपये की वैल्यू कितने के बराबर हो गई है, यहाँ पर 80% की बराबर। अब यहाँ पर बोला गया है कि उस कुर्सी का वास्तविक लागत क्या है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि 80% के बराबर है तो यहाँ पर 100% के बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 500 रुपये। 500 रुपये इसकी लागत होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 80% दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो ये आपका जो है 4 और इसमें 20% और बढ़ा दो तो 1% और बढ़ेगा, तो ये आपको हो जाएगा 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, तो यहाँ पर 500 रुपये इसका हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसका तथा कितने रुपए में बेचने पर विक्रेता को 8% का लाभ हुआ। मतलब यहाँ पर 108% की बात की गई है, तो 108% की बात की गई है और यहाँ पर 500, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे अगर 100% की वैल्यू वहाँ पर 500 है तो 108% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 पंचे 40, 540 रुपये। तो यहाँ पर 500 और 540, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है आपका कि क्रमशः x का 8% 0.4 है और y का 8% 0.004 है, तो x और y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें आपका जो है 1/5 करेंगे तो यहाँ पर 0.5 आ जाएगा और एक आ जाएगा 0.05, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा।
थर्ड वाला जो क्वेश्चन था इसमें आपका आंसर के ऊपर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से वहाँ पर मार्क्स मतलब इनके जो पूरी तरीके से मान है वहाँ पर वो अच्छे तरीके से नहीं दिए गए हैं, तो इसके ऊपर आप लोग अभी स्टार मार्क रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पर अभी। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वो ये कहता है अगला क्वेश्चन कि ये प्रश्नवाचक यहाँ पर आपको जो है सीक्वेंस लेना है और यहाँ पर ये आपका जो मिसिंग नंबर है उसको आपको निकाल के लाना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10, 20, 31, यहाँ पर कितना आएगा, उसके बाद 56, उसके बाद 70। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे 10 और 20 में यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, 20 और 31 में 11 का डिफरेंस है, उसी तरीके से यहाँ पर 12 का डिफरेंस होना चाहिए, फिर यहाँ पर 12 और यहाँ पर 13, फिर ये 14। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 31 में अगर हम लोग 12 जोड़ेंगे तो वहाँ पर 43 आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखेंगे कौन सा सबसे महत्तम भिन्न है, बड़ा भिन्न है। यहाँ पर सबके बेस समान है तो जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ से हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये अगला क्वेश्चन यहाँ पर अब आपका होता है कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग से। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान, तो प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपका जो है इसमें आपका दिया गया है। फर्स्ट वाला बोला गया है कि तुलना अथवा समानता के जरिए करना, फिर उसके बाद आपका बोला गया है कि इसमें जो आपका है तो प्रत्यक्ष जो होता है वो आपका संवेदना के जरिए होता है। उसके बाद एक और 2 हो गया, तो एक और 2 यहाँ पर है, बाकी में नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं। उसके बाद बोला गया है बी अनुमान जो होता है वो आपका निष्कर्ष के आधार पर होता है। उसके बाद हम लोग जो होते हैं सी होता है शब्द जो होता है वो आपका होता है थर्ड मौखिक प्रमाणों के आधार पर प्राप्त प्रमाणिक स्रोतों का, या उपमान जो होता है तुलना अथवा समानता के जरिए। तो ये आपका D1। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 27 जो है 27 जो है इसमें सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं बताऊँगा कि अगर आप लोग बोलेंगे यहाँ पर सभी, इसको हम लोग राजनीतिज्ञ मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं ईमानदार। अब यहाँ पर बोला गया है कि सभी ईमानदार निष्पक्ष हैं, सभी ईमानदार जो है वहाँ पर आपके निष्पक्ष हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका कंक्लूजन क्या बोला गया है। कुछ ईमानदार राजनीतिज्ञ हैं, तो कुछ ईमानदार राजनीतिज्ञ हैं, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन सही है। कोई भी ईमानदार राजनीतिज्ञ नहीं है, कोई भी ईमानदार राजनीतिज्ञ नहीं, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत। कुछ निष्पक्ष राजनीतिज्ञ हैं, कुछ निष्पक्ष जो हैं आपके राजनीतिज्ञ हैं, बिल्कुल सही है। सभी निष्पक्ष राजनीतिज्ञ हैं, सभी निष्पक्ष राजनीतिज्ञ हैं, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ से हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है इसमें आप लोगों को देखना है कि इसमें उपयुक्त चिन्ह जो है ये आपका देखिए, ये आपका रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ये और बोला गया है, तो इसमें आप लोगों का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इसमें मतलब आपका जो है दृष्टिबाधित लोगों के लिए दिया गया था, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को मिला होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर स्किप करेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखिए 29 क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर 3 आकृतियाँ दी गई हैं। एक आपका जो है ये आपका दिया गया है, एक आयत है, एक आपका जो है इसमें एक सर्कल है, और उसके बाद एक आपका इसमें त्रिभुज है। तो इसमें आप लोगों को बताना क्या है कि ए और बी तीनों आकृति में है क्या। तो यहाँ पर देखिए ए तो है यहाँ पर, बी जो है वहाँ पर तीनों आकृति में है, लेकिन ए जो है वहाँ पर ये त्रिभुज के अंदर में नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन गलत। ई, ए, बी और सी, ई तो पहले ही बाहर हो चुका, तो ये आपका गलत ऑप्शन। इसमें आपका जो है ए भी नहीं है, तो बी और जी जो है यहाँ पर देखेंगे, बी और जी जो है दोनों वहाँ पर इन तीनों आकृतियों में वहाँ पर हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में आपका जो है ये आपका अपोजिशन सब कॉन्ट्ररी का रिलेशन आप लोग जानते हैं कि ये जो कनेक्शन होता है वो आपका सब कॉन्ट्ररी का होता है, मतलब ए और ई का कनेक्शन। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे सभी बिल्लियाँ स्तनपायी हैं, ए जो है ये वाला, और कुछ बिल्लियाँ स्तनपायी नहीं हैं, सभी बिल्लियाँ हैं कोई भी। तो आपका ए और डी ये आपका हो सकता है, लेकिन इसमें आपका जो है ऑप्शन इसमें पता नहीं क्या पूछा गया है, इसमें स्पेसिफिक वहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ पर ऑप्शन में होना चाहिए था कि आपका ए और डी होना चाहिए था, या फिर आपका बी और ए होना चाहिए था, ऐसा कुछ ऑप्शन इसमें होना चाहिए था। मतलब सब कॉन्ट्ररी का रिलेशनशिप जो होता है वो उसी तरीके से होता है, ये वाला जो होता है, और ए और ये वाला जो होता है वो आपका होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। तो उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये वाला तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी वाला होता है, और ये सब कॉन्ट्ररी वाला होता है, ये नीचे वाला जो होता है वो आपका कॉन्ट्ररी होता है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ से थोड़ा सा इसके ऊपर अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला। इसमें बोला गया है कि आपका कुछ
किताबें पेन है। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि कुछ किताबों को हम लोग पेन मान लेते हैं। कुछ किताबें पेन है, कोई भी पेन पेंसिल नहीं है। कोई भी यहाँ पर आपका जो पेन है वो आपका पेंसिल नहीं है। तो पेंसिल नहीं है ये आपका बोला गया है, तो यहाँ पर हम लोग ये कर देंगे नहीं है। अब बोला गया है कि कुछ पेन किताबें हैं, मतलब कुछ पेन पुस्तकें हैं, तो कुछ पेन यहाँ पे आपको पुस्तकें हैं, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन सही है आपका। कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, तो कुछ पेंसिल जो है वहाँ पे पुस्तकें हैं, तो इनसे आपका कोई रिलेशन नहीं है, ये आपका गलत। कुछ पुस्तकें पेंसिल नहीं हैं, कुछ पुस्तकों की बात की जा रही है वो पेंसिल नहीं है वहाँ पर, तो यहाँ पर जो है पेंसिल नहीं है बोला गया है, तो ये आपका सही है। सभी पेंसिल पुस्तकें हैं, पेंसिल और पुस्तक कहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं ग्राफ, डीआई का ये पोर्शन है। ग्राफ देखिए आपका पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत के संदर्भ में किस वर्ष में वृद्धि, कारोबार अधिकतम वृद्धि देखी गई है। तो आप लोग यहाँ पर देख कर अनुमान लगा सकते हैं कि आपका ये देखिए ये 63 है, ये आपका 195 है, तो इसमें आप लोग डिफरेंस निकालेंगे अगर, तो इसका ये हो जाएगा आपका 1, ये आपका 3, ये आपका 2, 132 यहाँ पर आपका आ रहा है आंसर। तो कौन सा होगा आपका 216, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ये ग्राफ वाला, तो ग्राफ वाले के ऊपर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि कितने वर्षों में औसत से अधिक वृद्धि देखी गई है। तो कितने वर्षों में देखी गई है, पहले आप लोग इन सभी वृद्धि को जोड़ेंगे, फिर उसका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने के बाद देखेंगे कितने वर्षों में आपका वृद्धि वहाँ पर देखी गई है। तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि औसत जो आपका निकालेंगे वृद्धि से, वृद्धि का औसत निकालना है, ना कि ये डेटा का। कई लोगों ने वहाँ पर डेटा निकाला हुआ है और डेटा के बेस पर उन्होंने निकाल दिया हुआ है कि वहाँ पर 2 होगी, लेकिन वहाँ पर होगा क्या, आपका एक शहर जो होगा उसमें आपकी एवरेज ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, उसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो वर्ष 2015 और 2019 के मध्य अनुपातिक प्रतिशत में वृद्धि क्या हुई है, तो ये 500% की वृद्धि हुई है। 515 ऐसे कुछ आ रहा था, अब देखना होगा कि ये आपका 525 को मानते हैं फिर 515 को। तो यहाँ पर अभी फिलहाल आप लोग 500 को आप लेकर चलते हैं यहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि इसमें हिस्टोग्राम, ये 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ से 34 बोला गया है कि आपका हिस्टोग्राम के बारे में दो मध्य कई अंतराल नहीं होती है। हाँ, तो यहाँ पर बोला गया है कि आपका हिस्टोग्राम में 2 बार के मध्य कोई अंतराल नहीं होता, सही है। हिस्टोग्राम सतत चर के लिए उपयुक्त होता है, अतः वर्ग सतत होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही इसकी व्याख्या करता है। 34 हो गया। अब हम लोग देखेंगे 35 क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला गया है आपका, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। तो 35 बोला गया है, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग होता है कि पैमाना आपका दिया गया है, उसमें आपको रेटिंग के आधार पर, तो पैमाने से आपको जो है रेटिंग वहाँ पर निकालनी है और उसी रेटिंग के आधार पर आपको वहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहला जो ऑप्शन है आपका क्रमवाचक, वो आपका गुणवत्ता को रेटिंग में जाएगा, अनुबंध रेटिंग का उदाहरण है ये। तो 1 का बी, यहाँ पर 1 का बी ऑप्शन नंबर बी में है, बाकी में नहीं है। तो ये ऑप्शन यहाँ से आप लोग करेक्ट यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे हमारा 36 वाला क्वेश्चन। ये बोला गया है कि आपका वोल्टी, निम्नलिखित में से आपका वोल्टी का फुल फॉर्म क्या है। तो कई लोगों ने यहाँ पर इसे ये मारा होगा कि वॉइस ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी, लेकिन आपका ये है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ये आपका वोल्टी का फुल फॉर्म होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। बहुत ही बेसिक सवाल था ये, लेकिन कई लोगों ने इसको वहाँ पर जो है गलत कर दिया होगा। ये आपका ऑप्शन ए टिक करके। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा देख के टिक करिए आप लोग। अब हम लोग देखेंगे कि 37 नंबर पे जो बात आती है वो आपकी आती है कि आपका है डिजिटल शिक्षा के संदर्भ में आपका मूक्स आप लोग जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एक सेकेंड, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें आपका जो है मूक्स का फुल फॉर्म क्या होता है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा स्वदेशी पोर्टल विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एकल खिड़की पहुंचाता है। ये आपका खिड़की, इसीलिए आपका जो है थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश के ऊपर आपका बवाल होते रहता है, क्योंकि इसमें आप लोगों को खिड़की बोल दिया गया है डायरेक्ट, तो वो खिड़की नहीं है, वो आपका विंडो है। क्योंकि विंडो को अगर हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो वो उस तरीके से वहाँ पर ट्रांसलेट होता है। तो उसमें हम लोग इंग्लिश वाला प्रेफर करेंगे, विच
इंडियन पोर्टल इज डिजाइन टू प्रोवाइड सिंगल विंडो एक्सेस टू वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज। तो आपका ये है आपका उमंग। उमंग जो है आपका ये आपका वेरियस गवर्नमेंट सर्विस का आपका जो है एक्सेस प्रोवाइड करता है थ्रू वन विंडो, सिंगल विंडो के थ्रू प्रोवाइड कराता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल क्लाइंट। ईमेल क्लाइंट की बात की गई है तो वहाँ पर आपका जीमेल जो है वो ईमेल क्लाइंट है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आपका 40 क्वेश्चन देखेंगे, सुरक्षित लेन देन के लिए ई गवर्नेंस में साधारणतया किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग देखिए सोशल मीडिया का उपयोग नहीं होता है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग नहीं होता है, वर्चुअल रियलिटी का भी उपयोग नहीं होता है, यहाँ पर होता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो होता है वो आपका लेन देन ई गवर्नेंस वाला जो पोर्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये हो गया आपका, ये आपका जो था आईसीटी का क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे आईसीटी क्वेश्चन के बाद हमारा 41 यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है, जो होती है इसमें आपकी ईवीएस वाला पोर्शन। ईवीएस वाला पोर्शन क्या है, तो इसमें आपका बोला गया है कि वायुमंडल में निम्नलिखित हरित प्रभाव गैसें, मतलब ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, ऑफ लाइफ टाइम ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस इन एटमोस्फेयर। पहला आपका मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सरफेस ओजोन एंड आपका CFC सेकंड। तो आपका सरफेस ओजोन जो होता है वो आपका कम होता है, तो ये आपका पहले में आ जाएगा, और बी में है ये वाला ऑप्शन, तो ये आपका करेक्ट। उसके बाद ए होता है आपका मीथेन, उसके बाद आता है डी आपका होता है CFC सेकंड, और लास्ट में आपका जो बहुत ज़्यादा होता है वो होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। बहुत ही यहाँ पर ये जो होता है हानिकारक होता है ये वाला आपका जो गैस है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किसमें ओजोन परत पाई जाती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओजोन लेयर इज फाउंड। ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। स्ट्रेटोस्फियर नहीं है, ये आपका ट्रोपोस्फियर है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से वहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, एक सेकेंड। 43 क्वेश्चन, 43 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, वो आपसे क्या कहता है कि आपका जो है इसमें एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन वहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो एसर्शन बोला गया है कि सभी संभावित प्रदूषक हानिकारक रसायन होते हैं। ऑल पोटेंशियल पॉल्यूटेंट्स आर हार्मफुल केमिकल्स। ये आपका बिल्कुल सही है, हार्मफुल केमिकल्स तो होते ही हैं ये, और हार्मफुल केमिकल्स होने के साथ ही साथ ये आपके जो होते हैं रीजन। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोला गया है कि फॉर the production of harmful chemicals human beings are responsible। yes they are absolutely responsible for the production of harmful chemical। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोग जाइएगा। अब हम लोग देखेंगे 44 में आपका है क्लियरली, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग ऑप्शंस को देख के एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन ए का 4 आप लोग देखेंगे यहाँ से, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, आप लोग यहाँ से इसको अच्छे तरीके से वहाँ पर मैच कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ से तो 45 क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे यहाँ पर, पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य में किसमें आपका जो है दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन का प्रस्ताव अक्टूबर 2020 में पारित किया गया था। इंग्लिश वाले वर्जन की बात करें तो विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल कॉन्वर्सेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल ऑफ लॉन्ग टर्म लो एमिशन वॉज पास्ड इन अक्टूबर 2020। तो ये आपका है पेरिस सम्मेलन जो हुआ था उसमें आपका ये समझौता किया गया था, ये पारित किया गया था। अब हम लोग देखेंगे आपका जो है यूनिवर्सिटी, विच इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश इन स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये आपका है इंदिरा कला आपका जो है संगीत विश्वविद्यालय, ये आपका जो है ये सबसे पुराना है, लेकिन यहाँ पर ये और गुरु घासीदास के बीच में यहाँ पर है। लेकिन गुरु घासीदास जो है आपकी 1990s के दौर पे आई हुई थी, मतलब 90s के बाद में, जबकि ये इंदिरा कला जो है आपका ये आपका 80s और 90s के बीच में आई हुई थी। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे कि इसमें ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन। अब हम लोग देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये स्थापना के आधार पर कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए। तो ये थोड़ा सा इसमें एस्टैब्लिशमेंट ईयर जो है उसमें आपका पूछा गया है, जिसमें आपका थोड़ा बहुत इसमें आपका क्लियरेंस नहीं हो पाया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके ऊपर आप लोग अभी थोड़ा सा इसमें सस्पेंस बना के रखिए, आंसर की आएगी उसके आधार पर आप लोग देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपका मतलब ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होता है। अब हम लोग देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये आपका ये वाला क्वेश्चन जो था वो आपका जो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने यूजीसी नेट का एग्जाम दिलाया होगा तो उसमें आपका ये क्वेश्चन वहीं से डायरेक्ट उठा लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ से आप ये देखिए, सबसे पहले
तो भारतीय विज्ञान संस्थान मतलब इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस, ये आपका बेंगलोर में है, ये आपका सब जानते हैं। एक सेकेंड, ये आपका जो है ए जो है वो आपका जाएगा सेकेंड को, तो ए सेकेंड आपका ये वाले में है, ये वाले में है। अब हम लोग देखेंगे बी, स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, तो बी जो है आपका ये हो जाएगा चौथे नंबर पे, चंडीगढ़ में है ये वाला। उसके बाद केंद्रीय चमड़ा, ये आपका जो है ये चेन्नई में है। और डी जो है पेट्रोलियम आपका कहाँ है, तो वो आपका है देहरादून। तो इसी तरीके से आप देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 49 की बात करें तो भारत का प्रथम विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना सन 1857 में की गई और शहर कौन सा स्थित है। सब आप सभी जानते हैं कि उस टाइम पे कोलकाता जो था वो पूरी तरीके से हब बना हुआ था एजुकेशन सेक्टर का, ट्रेड सेंटर का पूरी तरीके से, क्योंकि यहीं से ही आपकी जो है स्टार्टिंग हुई थी वहाँ पर कॉलोनी बनाने की। तो वहीं से आपका जो है सारा चीज़ यहाँ पर निकल कर आएगा। कोलकाता यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं NEP 2020 की बात की गई है, जिससे मैंने बताया था कि आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर नज़र बना के रखनी है। तो आप लोगों को यहाँ पर बोला गया है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन आइडेंटिफाइज एज अ मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। बोला यह गया है कि आपका भारत के उच्च शिक्षा प्रणाली में कौन सी प्रमुख समस्या की पहचान राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द्वारा नहीं यहाँ पर की गई है। तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किसका वहाँ पर जो है पूरी तरीके से पहचान नहीं किया गया है। तो समिति, शिक्षण और संस्थागत स्वायत्ता इसका आपको किया गया है। एक अप्रभावी विनिमय, इसको आप लोग थोड़ा सा देखें, इस वाले में देखिए लिमिटेड टीचर एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, ये आपका सही है। एन इफेक्टिव रेगुलरिटी सिस्टम, ये आपका भी सही है। उसके बाद ये बोला गया है कि आपका सेवरली फ्रैगमेंटेड हायर एजुकेशनल इकोसिस्टम, ये आपका भी आइडेंटिफाई किया गया है। ये आपका हाई ड्रॉप रेट इन हायर एजुकेशन, इसमें आपका जो है लो रेट मतलब ये आपका जो है हाई रेट ड्रॉप आउट किसमें आपका फाइंड किया गया है, ये आपका स्कूल सिस्टम में। स्कूल में जो है आपका वो फाउंड किया गया है कि आपका जो है जब आप लोग प्राइमरी में रहते हैं और जब आप लोग मिडिल में जाते हैं तो मिडिल स्कूल में किस तरीके से आपका ड्रॉप आउट ज़्यादा होता है उसके ऊपर वहाँ पर NEP ने फोकस किया है, ना कि वहाँ पर हायर एजुकेशन पर। तो ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी ये वाला जो है आपका ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट होगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें वहाँ पर NEP में, तो NEP में साफ बोला गया है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो होता है GER की बात की गई है। तो वो GER किसकी बात की गई है, ये आपका मिडिल स्कूल में किस तरीके से आपका एनरोलमेंट बढ़ाना है उसके ऊपर इन्होंने फोकस किया था, ना कि आपके हायर एजुकेशन के ऊपर। तो ये था हमारा टोटल 50 क्वेश्चन का वहाँ पर डिस्कशन, जिसमें आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके इस बेसिस के आधार पर कितने आपके क्वेश्चन वहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं। और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, और इसके पहले जो मैंने चैनल पर वीडियो डाली थी उसके अकॉर्डिंग आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन पेपर में देखने को आप लोगों को मिले हैं उसके ऊपर भी आप लोग अपना जो है कमेंट प्रोवाइड कराइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा इंग्लिश का पार्ट जो कि आपका पेपर 2 का था, जिसके ऊपर हम लोग अभी आपका आंसर की डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।